हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एकदम बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो हमने यहाँ तक इस चैप्टर की सारी वीडियोस कवर कर ली हैं, जहाँ पर हमने इस पूरे चैप्टर को समझ लिया है। बैलेंस शीट भी याद कर ली है, उसके आइटम्स भी याद कर लिए हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। अब बात करते हैं कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और अगर क्वेश्चंस आएंगे तो हमें किस तरीके से उनको सोल्व करना है। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर क्वेश्चन भी सोल्व करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको भी आपको मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, ये रही मेरे पास में PDF एंड यहाँ पर मेरे पास में बोर्ड के क्वेश्चंस हैं ISC के। तो ध्यान देना मेरे साथ में। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, सो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर विच हेड्स एंड सब हेड्स विल द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द बैलेंस शीट। यानी बैलेंस शीट के कौन से आपको आइटम दिए गए हैं, पूछा गया है कि इसमें ये वाले आइटम्स कौन से सब हेड में या मेन हेड में आते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है ट्रेड डेटर्स, तो आपको मैंने बता रखा है कि ट्रेड डेटर्स और बिल रिसीवेबल ये किस में आते हैं, किस में आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स में। तो देखो आपके सामने बैलेंस शीट में ओपन भी कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने आपको बैलेंस शीट में, अगर आपने वीडियो देख ली है पुरानी वाली तो वेरी गुड, नहीं देखी है तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और आप इसके वो वाली वीडियो देख लीजिए। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रेड रिसीवेबल्स, सो ये रहा ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर कौन से दो चीज़ें आती हैं, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। तो आपसे पूछ रहा है बताइए ट्रेड डेटर्स किस में आते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल्स में आते हैं। तो सब हेड क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, और उसका मेन हेड क्या है, करंट एसेट। ओके, इसके बाद है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। हमेशा ध्यान रखना मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। अब ये सोचो करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट था, तो करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट था, करंट एसेट का पार्ट था। तो मेन हेड क्या हो जाएगा, करंट एसेट। उसके बाद में फिनिश गुड्स, मैंने आपको बताया था फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल है, स्टॉक इन ट्रेड है, वर्क इन प्रोग्रेस है, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये सब किसके पार्ट होते हैं, इन्वेंट्री के। तो सब हेड क्या है, इन्वेंट्री, और आपका मेन हेड क्या है, करंट एसेट। क्लियर। इसके बाद में लिखा है पेटेंट्स। तो पेटेंट्स क्या होता है सर, पेटेंट तो इंटेंजिबल एसेट होती हैं। इंटेंजिबल एसेट किसके अंदर में आता है, वो आता है सर नॉन करंट एसेट में। तो देखो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट में जो इंटेंजिबल एसेट पार्ट होता है वो आपका सब हेड है और मेन हेड क्या है, नॉन करंट एसेट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है नेम द आइटम्स दैट आर शोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो मैंने आपको बैलेंस शीट में पढ़ाया भी था कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं। तो आपको मैंने क्लास में याद भी कराया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो ये देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपके सामने ये रहे, ये सारे के सारे आइटम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में आते हैं। कौन कौन से, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, फिक्स डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट, अदर लोन्स एंड एडवांसेस एंड मॉर्गेज लोन, ये सब किसका पार्ट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग का पार्ट है। तो आपसे कोई भी आइटम पूछ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं आइटम शोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आर, कौन कौन से आप लिखो, डिबेंचर लिखिए, टर्म लोन लिखिए, बॉन्ड्स लिखिए, पब्लिक डिपॉजिट लिखिए, फिक्स डिपॉजिट लिखिए, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, ये आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है नेम एनी 5 आइटम्स, कोई भी 5 आइटम बताइए जो किस में आते हैं, अदर करंट लायबिलिटी में। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको मैंने बताया था कि ये वाले अदर करंट लायबिलिटी वाले बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अदर करंट लायबिलिटी देखिए यहाँ से शुरू होता है एंड यहाँ तक, यानी कि ये वाले यहाँ से लेकर के और ये GST पेबल तक जितने भी आइटम हैं ये सब अदर करंट लायबिलिटी में आते हैं। तो मैंने आपको कैसे याद कराया था, मैंने आपको बताया था जो भी इंटरेस्ट है वो अदर करंट लायबिलिटी में आता है, जो डिविडेंड है वो अदर करंट लायबिलिटी में आता है, प्रोविडेंट फंड पेबल एंड GST पेबल, जहाँ पर पेबल लिखा होता है वो भी आपका अदर करंट लायबिलिटी में आता है। ठीक है, ओके। इसके बाद में इनकम रिसीव्ड एंड एडवांस, इंटरेस्ट एंड करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये तो ध्यान रखना ही रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं भी आ सकता है ये। करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट ये किस में आता है, अदर करंट लायबिलिटी में। तो आपसे यही पूछा था कि 5 आइटम बताइए, तो आपने पहला क्या लिख दिया, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। सेकंड, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल एंड कॉल्स इन एडवांस, ये सब किसके अंदर आते हैं, अदर करंट लायबिलिटी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है लिस्ट एनी 5 आइटम्स विच आर इंक्लूडेड अंडर द हेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के कोई भी आप 5 आइटम बताइए। देखो सिंपल है, आप कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, देखो हम ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करते हैं, हम किसी अदर कंपनी के इक्विटी शेयर में, किसी अदर कंपनी के डिबेंचर्स में, किसी अदर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर में, बॉन्ड्स में, इन सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ अनदर कंपनी। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्राइजिंग ऑफ
8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स वाले कौन से क्वेश्चन, ध्यान दीजिए मेरे साथ में। तो यहाँ पर लिखा है जाइलो लिमिटेड वाज फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल 2017। तो 2017 का जब साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल में, तो वहाँ पर हमने कंपनी को बनाया, फॉर्म किया विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 12 लाख रुपीज़। ये देखो यहाँ पर रुपीज़ का साइन है, शेयर नहीं है, रुपीज़ है। तो 12 लाख रुपए का हमारा ऑथराइज कैपिटल था एंड डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का। टोटल ऑथराइज कैपिटल कितना है, 12 लाख। तो 12 लाख को जब आप डिवाइड करोगे 10 से, तो आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता चल जाएंगे 1,20,000। ठीक है, ओके। इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर। इन्होंने क्या काम किया, उस 1,20,000 जो ऑथराइज थे, यानी उतने शेयर हम इशू कर सकते थे, तो उसमें से हमने 30,000 शेयर्स को इशू कर दिया। वेरी गुड। टू बी इशूड एट पार, पार पर किया है। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, यानी हमने 30,000 शेयर को इशू किया, पब्लिक ने भी 30,000 शेयर को सब्सक्राइब कर दिया। एंड द अमाउंट ड्यू ऑन द शेयर्स वाज रिसीव्ड बाय द कंपनी, यानी जितना हमने शेयर का जो प्राइस था 10 रुपये, हमने पूरा पैसा शेयर होल्डर से मांग लिया और पूरा पैसा हमें मिल गया। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। उसके बाद में 1 अप्रैल 2018, यानी अगले साल के स्टार्टिंग में, द कंपनी इशूड अनदर 60,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर टू बी रिसीव्ड विद अलॉटमेंट। तो ये कह रहे हैं कि कंपनी ने इशू किए और 60,000, यानी कितने शेयर कर सकते थे इशू, 1,20,000 कर सकते थे। पहले साल कितने किए, 30,000 शेयर। उसके बाद अगले साल कितने किए, 60,000 शेयर। एंड 60,000 शेयर को, 60,000 शेयर्स को हमने ₹2 के प्रीमियम पर इशू किया है। और ₹2 का प्रीमियम कब आएगा, अलॉटमेंट के टाइम पर। वेरी गुड। एप्लीकेशंस फॉर 55,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, यानी लोगों ने कितने शेयर के लिए सब्सक्राइब किया, 55,000 के लिए। अब देखो यहाँ पर ऊपर के 30 और नीचे के 60, ये तो क्या हो गए आपके इशूड कैपिटल। लेकिन ऊपर के 30 तो फुली सब्सक्राइब्ड है और नीचे के 60 में से 55,000 ही लोगों ने अप्लाई किया है। तो 55 एंड 30 यानी टोटल 85,000 शेयर ऐसे हैं जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। विच वर ड्यूली अलॉटेड, ऑल द अमाउंट्स ड्यू ऑन दीज शेयर्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 1,000 शेयर। अब देखो बात को समझो, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये हमारा फर्स्ट ईयर है, ठीक है। यहाँ पर हमने 30,000 शेयर को अप्लाई किया, ऑफ़र किया और पब्लिक ने इसको अप्लाई कर दिया, सब्सक्राइब कर लिया। उसके बाद सेकंड ईयर में क्या हुआ, हमने 60,000 शेयर को ऑफ़र किया, इशू किया, लेकिन उसमें से 60,000 में से लोगों ने 55,000 ही सब्सक्राइब किया। तो हमारे सब्सक्राइब कैपिटल वाले पार्ट में दो चीज़ें आती हैं, एक सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, एक आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। देखो अगर कंपनी ने शेयर का पूरा पैसा जनता से मांग लिया, शेयर होल्डर से मांग लिया और पूरा पैसा मिल गया है, तो किस में आएगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। बट अगर आपने 10 रुपये मांगे, उसमें से कुछ पैसे नहीं मिले, कॉल्स इन एरियर हो गया, या फिर आपने पूरे 10 मांगे ही नहीं, तब ये दोनों वाले केस अगर होते हैं तो वो किस में आता है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक लाइन लिखी है उन्होंने लास्ट में कि सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 1,000 शेयर, यानी 1,000 शेयर ऐसे हैं जिस पर हमें ₹2 फाइनल कॉल के नहीं मिले। अब आप ये बात बताओ मुझे कि 30,000 पर तो पूरा पैसा मांगा था, पूरा मिल गया, यानी किस में आएगा, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। फिर इस 55,000 शेयर में से 1,000 शेयर ऐसे हैं जिन पर हमें ₹2 फाइनल कॉल के नहीं मिले। तो अगर आप 1,000 हटा दोगे तो कितने बचे, 54,000। तो 54,000 शेयर्स पर, इसमें से 54,000 शेयर्स पर पूरे ₹10 हमने मांगे और पूरे पैसे हमें मिल चुके हैं। ठीक है। लेकिन जो 1,000 शेयर की यहाँ पर बात चल रही है, उन पर पूरा पैसा मांगा तो है बट पूरा पैसा मिला नहीं है, ₹2 का कॉल्स इन एरियर हुआ है। तो देखो ये जो 1,000 वाले शेयर हैं ये आएंगे बट नॉट फुली पेड अप में, एंड ऊपर के 30 प्लस 54 ये 84,000 शेयर्स आएंगे हमारे फुली पेड अप में। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। उसके बाद ये कहते हैं ऑन 1 अक्टूबर 2018 द कंपनी ऑल्सो इशूड 2,006% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार टू बी रिडीम्ड एट पार इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019। तो ये कहते हैं कि हमने सेकेंड ईयर में, यानी कि 1 अक्टूबर 2018 में हमने क्या काम किया, हमने इशू कर दिए डिबेंचर, 2,000 डिबेंचर इशू कर दिए जिस पर 6% का इंटरेस्ट है और ₹100 का एक डिबेंचर है। तो देखो 2,000 डिबेंचर, ₹100 का एक है, तो ₹2,00,000 के डिबेंचर की फेस वैल्यू हो गई। ठीक है। और वो हमें कब लौटाने हैं, हमें हर साल के एंड में, यानी साल में 2 बार, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 5 इक्वल, अच्छा एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, यानी कि हमें हर साल के एंड में ऐसे 5 बार करके इक्वल पैसा लौटाना है। अब खुद बताइए 2,000 शेयर में से अगर मैं 2,000 शेयर को 5 बार में इक्वली लौटाऊंगा तो मैं डिवाइड बाई 5 कर दूंगा, यानी कि मैं 400 शेयर करके लौटाऊंगा। 2,000 शेयर मैं अगर डिवाइड बाई 5 करता हूं, यानी 5 बार में लौटाने हैं, तो 400 शेयर करके मैं
रिडीम करूँगा यानी वो पैसे मैं वापस लौटाऊँगा। ओके, बट ये रिडम्पशन कब स्टार्ट करना है? ये हमें रिडम्पशन स्टार्ट करना है बिगिनिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 यानी अगले साल के मिड में। ओके, द एंटायर इशू प्राइस ऑफ दीज डिबेंचर्स वॉज रिसीव्ड बाय द कंपनी विद एप्लीकेशन। हाफ ईयरली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ 6000 वॉज पेड बाय द कंपनी टू द डिबेंचर होल्डर्स ऑन 31 मार्च 2019। अब ये कहने कि हमने 6000 का जो इंटरेस्ट पे करना था, अब 6000 ही आएगा कैसे? देखो 2 लाख रुपए के डिबेंचर थे, ठीक है, इंटरेस्ट कितना है 6% मल्टीप्लाइड बाई हमें कितने महीने का देना है? 6 महीने का, क्योंकि हमने इशू कब किए हैं? 1 अक्टूबर में, तो साल का एंड कब होगा? 31 मार्च 2019, तो वहाँ पर हम 6 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे, तो ये आएगा आपका 6000। ओके, तो वही कह रहे हैं कि हमने 6000 का जो इंटरेस्ट है वो पे कर दिया। अब क्वेश्चन आपसे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रिलेवेंट आइटम्स अंडर द बैलेंस शीट। अब देखो जो आपसे पूछ रहे हैं वो आप मुझे बताना, ऊपर वाला जो शेयर कैपिटल का पार्ट है वो किस में आएगा? किस में आएगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर जो शेयर होल्डर्स फंड आता है उसमें SRM मैंने आपको बताया था, तो उसमें शेयर कैपिटल आएगा, ठीक है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा? सर रिजर्व एंड सरप्लस में जो आपने शेयर प्रीमियम पर इशू किया है तो उसका जो SPR है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, वो आएगा। और जो आपका ये आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये आपका लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो ये लॉस भी वहीं पर आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। उसके अलावा जो आपने डिवेंचर इशू किए हैं ये किस में आएगा? सर ये डिवेंचर इशू करे जो है हमने, ये कहाँ पर आएगा? ये हमारा लॉन्ग टर्म बोरेंस में आ जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं उस पर ध्यान देना। तो देखो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देना है। फॉर्मेट कैसा होता है? मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? नोट नंबर, और यहाँ पर आप लिख देंगे अमाउंट, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखा फर्स्ट, किसका पार्ट है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी का। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? नंबर 1 इसके अंदर आएगा शेयर होल्डर्स फंड, और इसके अंदर ए पार्ट आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके बाद बी आएगा इसमें रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद सी में क्या होता है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर होल्डर, वो आपको नहीं लिखना है क्योंकि उसका कोई पार्ट है ही नहीं यहाँ पर। उसके बाद में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी नहीं लिखना है। तो इसके बाद आप सेकंड क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? नॉन करंट लाइबिलिटी। क्यों लिखना है? क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा आपका? लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना जरा ध्यान से। अब आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो मैंने क्या बताया था कि शेयर कैपिटल की डिटेल हम कहाँ देंगे? नोट नंबर 1 में। तो आप क्या काम करोगे? 2-3 लाइन छोड़ के आप यहाँ पर लिखिए नोट्स टू अकाउंट्स, और यहाँ पर आपको लिखना है नंबर 1, यानी वो किसका पार्ट है? शेयर कैपिटल का पार्ट है। मैंने आपको बोला था सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या लिखते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल, मैंने लिख दिया। अब आप खुद बताइए कि आपकी कंपनी ने कितने कैपिटल ऑथराइज करा रखे हैं? 12 लाख रुपए के शेयर्स हैं, तो 12 लाख डिवाइड बाई 10 रुपये यानी कि 1,20,000 शेयर्स। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 1,20,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज़ ईच। तो कितना हो गया? 12 लाख। इसको आपको डबल अंडरलाइन से क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है इशूड कैपिटल। अब आपको देखो आपने कितने इशू किए? 30,000 तो आपने यहाँ पर इशू किए, उसके बाद में 60,000 आपने यहाँ पर इशू किए, तो 30 + 60 कितना हो गया? 90,000 शेयर्स। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 90,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो ये कितना हो गया? 9 लाख। आपको इसको भी डबल अंडरलाइन से क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, एक आता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, एक आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अगर आपने शेयर का पैसा मांगा शेयर होल्डर से, उसने पूरा पैसा आपको दे दिया है, कोई एरियर नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो आता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। और ऐसे हमारे यहाँ पर कितने शेयर हैं? 84,000। कैसे? तो देखो आपने 30,000 तो आपके ये फुली सब्सक्राइब कर दिए, सारे पैसे मिल गए थे, लिखा है यहाँ पर अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स वर रिसीव्ड बाय द कंपनी। एंड यहाँ पर क्या लिखा है नीचे कि 1,000 पर एडेड है, यानी कि 55 में से 1,000 चले गए तो 54,000, तो 54 ये और ऊपर के 30,000 ये हो गए आपके 84,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप
सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, तो कितने हो जाते हैं 84 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, तो ये कितना हो जाएगा 8,40,000। इसके बाद में आप लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कितने शेयर लिखने हैं, आपको यहाँ पर 1000 शेयर्स लिखने हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, तो कितना हो गया 10,000। और यहाँ पर आपको लेस करना है इसमें से कॉल्स इन एरियर, यानी जो पैसा आपको मिला नहीं है। तो आप खुद बताइए कि 2 रुपये फाइनल कॉल के नहीं मिले 1000 शेयर पर, तो 1000 इंटू 2 कितना पैसा नहीं मिला 2000 नहीं मिले, तो हम यहाँ 2000 लेस कर देंगे, तो 10,000 माइनस 2000 इट बिकम्स 8000, तो ये हो जाता है आपका 8,48,000। और ये 8,48,000 हम सीधा उठा करके कहाँ लिख देंगे, अपनी बैलेंस शीट के नोट नंबर 1 के आगे यहाँ पर। आई होप को यह वाली बात समझ आ गई। उसके बाद हम बनाएंगे रिजर्व सरप्लस का नोट नंबर 2, और नीचे यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो आपका एक तो यहाँ पर आएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, क्यों, क्योंकि आपने 55,000 शेयर को क्या किया था 2 रुपये के प्रीमियम पर इशू किया था, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आपने 55,000 शेयर्स को 2 रुपये के प्रीमियम पर इशू किया था, तो ये कितना हो गया 1,10,000। एंड इसमें से आपको लेस कर देना है एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो आपने पे किया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो कितना था, तो देखो 2 लाख के डिबेंचर थे, उस पर 6% का आपका इंटरेस्ट था और आपको 6 मंथ्स का देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,000, तो ये कितना हो जाएगा 1,04,000, और ये आप लिख देंगे ऊपर यहाँ पर 1,04,000। आई होप ये आपको ये वाली बात भी समझ आ गई। इसके बाद में नंबर 3 आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नोट नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर हमने 2000 डिबेंचर इशू किए थे, 2000 डिबेंचर हमने इशू किए थे, तो 2000 डिबेंचर जो हमने इशू किए हैं, आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ पर डिबेंचर्स में कितने डिबेंचर लिखूँ, 2000 लिखूँ या कम लिखूँ, 2000 नहीं लिखने हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम हर साल के एंड में क्या काम करेंगे, हम डिबेंचर को रिडीम कर देंगे, कितने इक्वली 5 साल में। तो मैंने आपको बताया कि 2000 डिबेंचर अगर आप इक्वली 5 साल में करोगे तो इस साल कितने कर देंगे, 400 डिबेंचर हम वापस कर देंगे, 400 डिबेंचर का जो पैसा है वापस कर देंगे, तो यानी कि हम पर डिबेंचर का फिर कितना बचेगा 1600। 2000 डिबेंचर है हमारे पास में, 400 के पैसे इस साल में दे देंगे, तो जितने डिबेंचर का पैसा हम इस साल देने वाले हैं उसको हम बोलते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, और वो किस में आता है, वो अदर करंट लायबिलिटी में आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि भाई 1600 डिबेंचर्स हैं और एक कितने का है 100 का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1600 इंटू 100 1,60,000, ठीक है। और मैं ये लिख दूंगा यहाँ पर 1,60,000। इसके बाद में फिर मैं लिखूँगा थर्ड, और वो क्या होता है करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में आता है अदर करंट लायबिलिटी, और उस अदर करंट लायबिलिटी में आएगा आपका ये करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अदर करंट लायबिलिटी, और यहाँ मैं लिख दूँगा नोट नंबर 4, एंड नीचे जा करके मैं नोट नंबर 4 बनाऊँगा, और यहाँ पर नोट नंबर 4 में मुझे लिखना पड़ेगा अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, कितने डिबेंचर वापस करने हैं इस साल में, हमें 400 डिबेंचर वापस करने हैं, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 400 डिबेंचर, और एक कितने का है 100 का, तो 400 इंटू 100 कितने हो गए हैं 40,000, और ये मैं यहाँ पर बैलेंस शीट में लिख दूँगा 40,000। अब बस हमारी बैलेंस शीट का यहाँ पर टोटल हो जाएगा, जितना भी अमाउंट आता है वो हम यहाँ पर लिख देंगे ऊपर ये सारी चीज़ों को ऐड करके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार आंसर देखना चाहें तो आंसर देख लेंगे। यहाँ पर शेयर कैपिटल में क्या आ रहा है हमारा
8,48,000, रिजर्व सरप्लस में 1,04,000 एंड यहाँ पर 160 एंड यहाँ पर 40,000। ये देखो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि भैया हमने ना फॉलोइंग बैलेंसेज हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ यूनिवर्स लिमिटेड। हमें आपको ये बैलेंस दे रखा है और यहाँ पर लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल है, फुली पेड शेयर है, 100 रुपये का एक है, तो 4 लाख का अमाउंट है, तो 4 लाख डिवाइड बाई 100 करोगे तो यानी कि आपने 4,000 शेयर को इशू कर रखा है, ठीक है। अनक्लेम डिविडेंड ये दे रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है, SPR दे रखा है, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट दे रखा है, डेबिट मतलब लॉस है, ठीक है। टेंजिबल फिक्स एसेट आपको दे रखी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट दे रखा है, ट्रेडमार्क दे रखा है, और आपसे कह रहे हैं आप ना बैलेंस शीट बना के बताइए। अरे बहुत ईजी है, कैसे करना है, बिल्कुल ईजी है। आपको बस ये बताना है सबसे पहले कि ये आइटम कहाँ कहाँ जाते हैं। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल किस में जाता है, किस में जाता है, शेयर कैपिटल में। अनक्लेम रिटर्न किस में आता है, अदर करंट लायबिलिटी में, ठीक है। बैंक बैलेंस कहाँ पर जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। SPR कहाँ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। स्टेटमेंट ऑफ P&L केस में जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, बट ये माइनस होगा क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है यानी कि लॉस है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट किस में आता है, नॉन करंट एसेट में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ध्यान रखना जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है ना उसमें से लेस होगा क्योंकि वो आपको एट कॉस्ट दे रखा है, यानी इसमें से डेप्रिसिएशन लेस हुआ नहीं है, तो वो हम इसी में से ऊपर वाले में से लेस कर देंगे, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या है, इंटेंजिबल एसेट, तो ये भी किस में आएगा, नॉन करंट एसेट में आएगा। अब आपको आइटम पता चल गए, अब आपको क्या करना है, इसके हिसाब से बैलेंस शीट बनानी है। कैसे, ये देखो आपने बनाया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले आपने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद आप लिखोगे शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, क्यों, ठीक है ना। उसके बाद में आप करंट लायबिलिटी, क्योंकि इसमें डिवेंचर वगैरह तो है नहीं, तो नॉन करंट लायबिलिटी तो आप नहीं लिखोगे, तो करंट लायबिलिटी में हम यहाँ पर लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि हमें अनक्लेम डिविडेंड दे रखा है। तो देखो जो जो आइटम आपको यहाँ पर दे रखे हैं उसके हिसाब से आप बैलेंस शीट को बना लो। अब आप बैलेंस शीट बना लोगे पूरी की पूरी, ये एसेट आ गया, इसमें इंटेंजिबल, टेंजिबल एसेट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये सब आ गया, आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया। अब आपको क्या काम करना है, नोट नंबर 1 लिखना है अपना शेयर कैपिटल का। अब नीचे जाके नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। तो मैंने क्या बताया था, 4,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपये का एक है, तो 4,000 इंटू 100 4 लाख आ गया। अब ये 4 लाख उठ करके आप यहाँ पर बैलेंस शीट में इसके आगे लिख दोगे। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो आपको क्या करना है, 1 बाय 1 आइटम लिखोगे, लिखने से पहले आप नोट नंबर लिखो, उसके बाद में जाकर के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ और वहाँ पर टोटलिंग करो, टोटलिंग करके आप अमाउंट को ऊपर लिख दो। ऐसे करके आपको बैलेंस शीट बनानी है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ है, अजमेरा लिमिटेड रेज द फॉलोइंग लोन्स इन द ईयर 16-17। 2016-17 में हमने क्या काम किया, लोन लिए है अजमेरा लिमिटेड ने। 12% बैंक लोन लिया है SBI से एंड 10,000 हमने डिबेंचर इशू किए हैं, 100 का एक है, रिडीमेबल एट पार इन 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। 15 लाख का लोन लिया है और 10 लाख के हमने डिबेंचर इशू किया है, ठीक है। अब आपसे ये कहते हैं कि भैया रिडम्पशन जो हम करेंगे डिबेंचर का वो हम स्टार्ट करेंगे 30 सितंबर 2017 से, यानी अगले साल। ओके, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन टू बी पेड एनुअली बट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू बी पेड हाफ ईयरली। कह रहे हैं कि जो हम लोन पर इंटरेस्ट देंगे वो हम एनुअली देंगे यानी साल में एक बार, और डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट देंगे वो हम साल में 2 बार देंगे यानी हाफ ईयरली देंगे। द कंपनी हैड नॉट पेड द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया ही नहीं है। सो बोथ ऑन द बैंक लोन एंड डिबेंचर्स टिल द बैलेंस शीट डेट, हमने इंटरेस्ट अभी तक दिया नहीं है और आपसे कह रहे हैं बैलेंस शीट बनाइए। अरे बहुत ईजी है। अब खुद बताओ लोन डिबेंचर कहाँ पर जाता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में। तो आपको बस बैलेंस शीट बनानी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखना है और लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट बना करके नीचे 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 10 लाख, 15 लाख का लोन लिया है, 15 लाख, दोनों को ऐड करो 25 लाख, ऊपर लिखो 25 लाख, बात खत्म। इतना इजी क्वेश्चन था ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है द ट्रेनी अकाउंटेंट ऑफ रुद्रा लिमिटेड ड्राफ्टेड द फॉलोइंग बैलेंस शीट, ही डिड नॉट प्रिपेयर इट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यानी एक ट्रेनी अकाउंटेंट है जिसको ज़्यादा आता नहीं है, नॉलेज नहीं है। अब उसने क्या काम किया, कंपनी की बैलेंस शीट को वैसा बना दिया जैसा आप सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में बनाते हो। यहाँ पर तो फॉर्मेट अलग है, तो उसने तो गलत बना दिया। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आपने इसको सही करके बताओ, तो बना देंगे, क्या इशू है। देखो यहाँ पर आपको उसने एसेट दे रखी है और यहाँ पर आपको उसने लायबिलिटी दे रखी है। करना क्या है, सिंपल, आपको बस ये सोचना है कि ये आइटम बैलेंस शीट में हमारी कहाँ पर जाएंगे। तो जनरल रिजर्व कहाँ पर जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पर जाएगा, नॉन करंट एसेट में। लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट एसेट में। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है यानी कि लॉस है, ये किस में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। कैश एंड बैंक बैलेंसेस ये किस में जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अनक्लेम डिविडेंड याद करो मैंने क्या बताया था, अदर करंट लायबिलिटी में जाता है हमेशा। और कॉल्सिन एरियर कितना है, 4 रुपये पर शेयर है, यानी एक शेयर पर 4 रुपये का एरियर हुआ है। अब आप बताओ 40,000 का एरियर हुआ है और एक शेयर पर 4 रुपये का एरियर हुआ है, तो शेयर कितने हो गए। अरे बिल्कुल सिंपल है, 40,000 के एरियर को
अब डिवाइड करो 4 से, यानी कि 10,000 शेयर ऐसे हैं जिस पर एरर हुआ है, यानी कि ये वाले शेयर किस में आएंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में। ओके, अब यहाँ पर आपको कैपिटल दे रखी है 1,30,000, इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ ईच, तो कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 130 इंटू 10, 13 लाख। अब आप मुझे ये बताओ कि इस 1,30,000 शेयर में से 10,000 शेयर तो ऐसे हैं जिस पर एरर हुआ है, यानी बट नॉट फुली पेड अप में आएंगे। अब 130 में से 10,000 वाले अगर ऐसे हैं तो बचे हुए कितने हैं 1,20,000, उस पर तो पूरा पैसा आ गया होगा क्योंकि उस पर तो एरियर है ही नहीं, तो वो किस में आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। वेरी गुड। शेयर फॉर फीचर ऐड हो जाता है लास्ट में। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड पेबल में आता है, मतलब करंट लाइबिलिटी में। इन्वेंट्री का पार्ट है करंट लाइबिलिटी में। फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्टेड कहाँ पर आएगा, लाइबिलिटी हमारी है, ये क्या है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग। और कॉल्स इन एडवांस कहाँ पर आता है, अदर करंट लाइबिलिटी में। अब आपको ये पता चल गया कि ये आइटम कहाँ कहाँ पर आते हैं, तो आपको क्या करना है, उसके हिसाब से बैलेंस शीट बनानी है। फिर आपको नीचे देखो ऑथराइज कैपिटल भी दे रखा है 2 लाख रुपये का, 10 रुपये का एक शेयर है, तो शेयर कितने हो गए 20,000 शेयर्स। ठीक है, अब आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो सिंपल है बिल्कुल। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए। शेयर कैपिटल लिखा आपने, रिजर्व सरप्लस लिखा, लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखा, ट्रेड पेबल एंड करंट लाइबिलिटी, ये सब आपने लिख लिया। उसके बाद में एसेट का पार्ट आ जाता है, तो टेंजिबल एसेट, क्योंकि इसमें बिल्डिंग वगैरह भी थी वो, गुडविल के लिए इंटेंजिबल एसेट, और इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो अगर आपको हेड बता करके ही अमाउंट बता रखे हैं तब आपको नोट्स टू अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है टोटलिंग करने के लिए, बट अगर आपको अंदर के आइटम बता रखे हैं सब हेड के अलावा तब आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना है। आप एक बार ये बैलेंस शीट बना लेंगे तो शेयर कैपिटल के आगे आप लिखेंगे नंबर 1, फिर आप नीचे बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। अब देखो मेरे सामने यहाँ पर शेयर कैपिटल में आपने क्या करना है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपये का एक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 20 लाख। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इशूड कैपिटल भी लिखना है। इशूड कैपिटल लिखने के बाद में आप लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, और इस सब्सक्राइब कैपिटल में एक आएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, क्योंकि 1,30,000 शेयर में से 10,000 शेयर ऐसे थे जिस पर एरियर था, तो बाकी के 1,20,000 आप लिख देंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में, वो आ गया यहाँ पर 12 लाख। उसके बाद में सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में जो एरियर है जिन शेयर्स पर वो आएंगे, तो 10,000 शेयर्स 10 रुपीज़ का एक है, तो यहाँ 1 लाख आ जाएगा। लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर, 40,000 लेस हो जाएंगे, तो ये हो गया 60,000। फिर शेयर फॉर फीचर को यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर शेयर फॉर फीचर के बैलेंस को ऐड कर देंगे, और 10,000 ऐड होकर हो जाएगा 70, और ऊपर 12 लाख, ये हो गया 12,70,000। इसको आप 12,70,000 को आपको ऊपर यहाँ बैलेंस शीट में यहाँ पर नोट नंबर 1 के आगे लिखना है। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई है। उसके बाद आप रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 2 लिखेंगे, फिर नीचे नोट नंबर 2 की डिटेल्स देंगे। तो जनरल रिजर्व कहाँ पर आता है, यहीं पर आता है। स्टेटमेंट ऑफ P&L, अगर ये क्रेडिट होता तो ऐड हो जाता, डेबिट है तो यहाँ पर लेस हो जाएगा। तो 120 माइनस 150, तो ये नेगेटिव आ रहा है 30, तो आप हम यहाँ पर नेगेटिव ही लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर 30,000। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर थे, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि एक ही आइटम है। उसके बाद में ट्रेड पेबल्स पूरा आ गया। अदर करंट लाइबिलिटी में नोट नंबर 3 बना दिया। अब नीचे जाके नोट नंबर 3 में उसकी डिटेल दे देंगे क्या क्या था, एक तो कॉल्स इन एडवांस था और एक अनक्लेम डिविडेंड था, दोनों को हम यहाँ पर लिख देंगे, उसको ऐड करके फिर हम ऊपर लिख देंगे। फिर हम जाएंगे एसेट वाले पार्ट में, तो एसेट में हमारा यहाँ टेंजिबल एसेट है। अब टेंजिबल एसेट में हमारे क्या था, नोट नंबर 4 बना देंगे, नोट नंबर 4 में उसकी डिटेल दे देंगे। तो क्या क्या था, एक तो प्लांट एंड मशीनरी था और एक लैंड एंड बिल्डिंग था, दोनों को अमाउंट लिख के ऐड करके फिर वो हम बैलेंस शीट में वापस से यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट में एक ही आइटम था गुडविल, तो अलग से नोट्स टू अकाउंट बनाने की नीड है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं 1 लाख। देन इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अमाउंट लिख देंगे। अब यहाँ पर जो एसेट का टोटल हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो लायबिलिटी का टोटल है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर लिखा हुआ है, पिनेकल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इटसेल्फ विद अ कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। 100 रुपये का एक शेयर है, तो 20 लाख में अगर मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 20,000, यानी 20,000 शेयर हमारे ऑथराइज कैपिटल है, रजिस्टर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। और 1 जून 2015 द कंपनी इशूड 5,000 इक्विटी शेयर, तो इस 20 में से हमने 5,000 शेयर को इशू कर दिया एज फुली पेड टू मीला हर्बल्स एज परचेज कंसिडरेशन फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यानी हमने एक प्लांट मशीनरी खरीदी है, उसके बदले में हमने शेयर इशू किया 5,000। ओके, द रिमेनिंग शेयर्स, अब कितने शेयर बचे 15,000, तो रिमेनिंग शेयर 15,000 की बात कर रहे हैं। द रिमेनिंग शेयर्स वर इशू टू द पब्लिक एट पार। ठीक है, till the date of balance sheet the directors had called from the public 60% of the nominal value of the shares।
अब ये कह रहे हैं कि हमारे 10 रुपये का 100 रुपये का शेयर था, उसमें से हमने 60% का कॉल कर लिया है, 60% हमने पैसे मांग लिए हैं। तो 100 रुपये का 60% कितना होता है? 60 रुपये। यानी हम 60 रुपये कॉल कर लिए हैं, बाकी 40 रुपये हमने अभी तक कॉल नहीं किए हैं। तो आप मुझे बताइए सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप में आएगा या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा ये अमाउंट? तो ये आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। क्यों? क्योंकि हमने पूरा पैसा मांगा ही नहीं है। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में तब आता है जब आप पूरा पैसा शेयर का मांग लेते हो और पूरा पैसा आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर पूरा पैसा मांगा ही नहीं है, तो हमारा ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आ जाएगा। तो कैसे करना है? सिंपल है, आप बनाएंगे बैलेंस शीट, आप लिख देंगे यहाँ पर शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद में आपने, क्योंकि आपने मशीन भी खरीदी है तो टेंजिबल एसेट में आएगा, एसेट वाले पार्ट भी आ जाएगा। और क्योंकि आपने शेयर इशू किए तो पैसा भी आया है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट भी आ जाएगा। फिर आपको वैसे ही नोट नंबर 1, 2, 3 बनाना है, उनकी डिटेल देनी है। तो नोट नंबर 1 समझ लो मेरे साथ में बस। तो ऑथराइज कैपिटल आप लिख देंगे 20,000 शेयर्स, 100 का एक है, 20 लाख आ जाएगा। उसके बाद इशूड कैपिटल में आपने 5,000 के इशू किए, किसे? मशीन के लिए, एंड 15,000 इशू किए पब्लिक को, वो यहाँ पर आ जाएगा। बट ये अमाउंट नहीं आता ऊपर, अमाउंट आता है सब्सक्राइब कैपिटल का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5,000 शेयर आपने 100 के हिसाब से इशू किए हैं प्लांट एंड मशीनरी के लिए, तो 5 लाख का अमाउंट आ जाएगा। देन आपने 15,000 शेयर इशू किए हैं, बट आपने 100 रुपये कॉल नहीं किए हैं, आपने सिर्फ 60 रुपये ही कॉल किए हैं, 60%। तो यहाँ पर 50,000 इंटू 60 लिख करके यहाँ पर 9 लाख आ जाएगा। एंड ऊपर का 5 लाख प्लस 9 लाख इट बिकम्स 14 लाख, और ये 14 लाख आप लिखेंगे ऊपर बैलेंस शीट में। इज़ इट क्लियर? बाकी तो आपको नॉर्मली प्लांट मशीनरी लिखनी है जितने की आपने खरीदी है, और जो आपके कैश में पैसा आया है 9 लाख वो आप लिखेंगे, और आप बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपको ना इसके सब हेड बताने हैं। किसके? पब्लिक डिपॉजिट किसका सब हेड है? इसका सब हेड क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन ये किसका सब हेड है? ये किसका सब हेड है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का। वेरी गुड। उसके बाद में कॉल्स इन एडवांस ये किस में आता है? ये अदर करंट लायबिलिटी में आता है। तो ये देखो यहाँ पर तीनों चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है और आपसे बोला गया है कि आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाना बिल्कुल सिंपल है। कैसे? शेयर कैपिटल किस में आएगा? शेयर कैपिटल में। बिल रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल में। मॉर्गेज लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। स्टोर्स एंड स्पेयर्स इन्वेंट्री का पार्ट होता है। डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट होता है। प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल एसेट का पार्ट होता है नॉन करंट एसेट में। गुडविल इंटेंजिबल एसेट का पार्ट है। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। जनरल रिजर्व किस में आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। कैश इन हैंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। कॉल्स इन एरियर कहाँ पर आता है? ये आता है शेयर कैपिटल में लेस होता है। एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आता है करंट इन्वेस्टमेंट में। अब आपको ये आइटम पता चल गए हैं तो आपको क्या करना है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है एंड आपको 1 बाय 1 नोट्स टू अकाउंट बनाते जाना है और टोटल ऊपर लिखते जाना है। तो आई होप ये आप चाहे तो मेरे साथ देख सकते हैं आंसर। ईजी क्वेश्चन, आप खुद एक बार ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि शार्प लिमिटेड फॉर्म हुई है 1 दिसंबर में एंड कैपिटल है 5 लाख रुपीज़ का, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। तो 5 लाख डिवाइड बाई 10 यानी ये शेयर हमने कितने इशू किए? 50,000। इट ऑफर्ड 80% ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक। तो 50,000 हमने इशू किए हैं, सॉरी 50,000 शेयर्स ये ऑथराइज कैपिटल है, ऑथराइज शेयर्स है। इसमें से हमने 80% अभी इशू कर दिया पब्लिक को। तो 50,000 का 80% 40,000, तो ये हमने इशू किए हैं, इट इज़ इशूड, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इशू प्राइस कैसे कैसे है? 30%। तो 10 रुपये का 30% यानी 3 रुपये कहाँ पर है? एप्लीकेशन पर। और बाकी 2 रुपये 20% 2 रुपये कहाँ पर है? अलॉटमेंट पर। और जो बैलेंस है यानी कि 5 रुपये वो जब ज़रूरत पड़ेगी तब मंगा लेंगे, यानी अभी मंगाया भी नहीं है। द कंपनी डिड नॉट कॉल फॉर द बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर, यानी हमने ये 3 मांग लिए हैं, 2 मांग लिए हैं, 5 मांगे ही अभी तक नहीं है। तो हमारा ये पूरा का पूरा शेयर्स किस में आएंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब फॉर, द कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी ऑन 3,000 शेयर। 3,000 शेयर पर अलॉटमेंट मनी नहीं आया है। तो देखो 40,000 शेयर है हमारे पास में, 40,000 शेयर में अगर 3,000 शेयर पर हमारा एरियर हुआ है वो हम लिख लेंगे और बाकी के शेयर तो हम लिख ही लेंगे। तो अब क्या करना है? बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर शेयर कैपिटल बनाना है। अब इसका नोट नंबर 1 बनाएंगे। तो नोट नंबर 1 में ध्यान रखना ऑथराइज कैपिटल आएगा आपका 50,000 शेयर्स 10 के हिसाब से, इशूड में आएगा 40,000 शेयर्स 10 के हिसाब से। फिर आपके ये 40,000 शेयर 10 रुपये का एक है, आपने अभी तक 5 ही कॉल्ड अप किए हैं, तो 40,000 इंटू 5 के हिसाब से अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। 10 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि 10 रुपीज़ मांगे ही नहीं है अभी तक, हमने 5 ही मांगे हैं। तो 5 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर 2 लाख आ गया। इसमें से लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितना है? 3,000 शेयर पर। तो 3,000 पर 2 रुपये का एरियर है। कैसे? 3,000 पर पैसे नहीं मिले अलॉटमेंट के। अलॉटमेंट कितने रुपए की थी? 2 रुपये की। तो 2 इंटू 3,000 यानी 6,000 रुपये नहीं मिले हैं, तो हम यहाँ से लेस कर देंगे कॉल्स इन एरियर में 6,000।
तो 2 लाख माइनस 6,000 इट बिकम्स 1,94,000 और ये 1,94,000 ऊपर हम यहाँ पर शेयर कैपिटल में लिख देंगे। इज इट क्लियर? अब आपको ये हेड वगैरह पूछ रहे हैं, बिल रिसीवेबल किस में आता है? ट्रेड रिसीवेबल में आता है। इंटरेस्ट किस में आता है? अदर करंट लाइबिलिटी। ट्रेड क्रेडिटर ट्रेड पेबल्स में आता है। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स इन्वेंट्री में आता है। ठीक है, देखो बैलेंस शीट में मैंने आपको ये सब कुछ दे रखे हैं, आप इसको याद कर लेंगे तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद में फाइनली हम यह बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वापस से आइटम दिए हुए हैं, आपको बैलेंस शीट बनानी है एंड इजी क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बट ध्यान रखना यहाँ पर जो लिखा है बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, ये आपका कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होती है, ये बैलेंस शीट में नहीं आती बट नोट्स टू अकाउंट्स में हम इसको लिखते हैं। चलो एक बार मैं आपके साथ में इसको डिस्कस कर लेता हूँ। आप ये बताइए लैंड किस में आएगा? टेंजिबल एसेट। कैश इन मिल, तो ये तो कैश इन कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, उसमें आ जाएगा। अब शेयर कैपिटल यहाँ पर 64,000 हमने इशू कर रखे हैं, 10 का एक है, यहाँ पर 6 लाख, ये गलत है। ये अमाउंट लिखा है 6,30,000 और यहाँ लिखा है 64,000, जबकि 64,000 के हिसाब से कितना आना चाहिए? 6,40,000। तो आई थिंक यहाँ पर ये 64,000 शेयर्स नहीं है, इट इज़ 63,000 शेयर्स। ठीक है, उसके बाद में बिल्डिंग, अब यहाँ पर भी लिखा है शेयर्स, तो मतलब ये है कि हमने जो बिल्डिंग परचेज कर रखी है वो अगेंस्ट शेयर परचेज कर रखी है, यानी बिल्डिंग परचेज की पैसा नहीं दिया है हमने, बल्कि उनको शेयर्स दे रखे हैं। कॉल्सिन एरियर यहाँ पर लिखा है, कॉल्सिन एरियर कितना है? 25,000 का है। ओके, क्रेडिटर 6,18,000, कैपिटल रिजर्व 1,54,000। अच्छा, ये कॉल्सिन एरियर कहाँ पर आएगा? शेयर कैपिटल में लेस होगा। क्रेडिटर ट्रेड पेबल्स में आते हैं एंड कैपिटल रिजर्व इट इज़ रिजर्व एंड सरप्लस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास में क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम उसमें से इस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं। मैंने ये लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ब्रोकरेज ऑन शेयर का भी सेम ट्रीटमेंट होता है जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का होता है। क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज ऑन शेयर भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ही होते हैं। स्टोर्स यानी कि इन्वेंट्री में आ जाएगा। वेजेस ड्यू अदर करंट लाइबिलिटी। गोडाउन रेंट ड्यू, कोई भी एक्सपेंस के आगे ड्यू या आउटस्टैंडिंग लिखा है तो आपका अदर करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, तो इट इज़ अदर करंट लाइबिलिटी। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? इन्वेंट्री। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, हमने इंश्योरेंस करा रखा है, एक्सपायर नहीं हुआ, तो ये आपकी क्या होती है? अदर करंट एसेट होती है। कैश इन ऑफिस, सो कैश इन कैश इक्विवेलेंट, वेरी गुड। एम्प्लॉय बेनिफिट फंड, तो ये क्या है? प्रोविजन एक तरीके से, तो इसको आप चाहे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में लिख सकते हो, चाहे तो आप इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी लिख सकते हो। एंड सैलरीज ड्यू, ये भी क्या है आपका? अदर करंट लाइबिलिटी। बैड डेट्स प्रोविजन इट इज़ शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कैश एट बैंक, कैश इन कैश इक्विवेलेंट। लाइव स्टॉक आप टेंजिबल एसेट में लिख सकते हो एंड मशीन इज ऑल्सो टेंजिबल एसेट। लूज टूल्स इन्वेंट्री। डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल। अनक्लेम डिविडेंड कहाँ पर आता है? अदर करंट लाइबिलिटी। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल देखो ये कहाँ पर लिखा है? क्रेडिट में, तो इट इज़ व्हाट? प्रॉफिट, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड हो जाएगा। डिबेंचर्स कहाँ आते हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग में। बैंक लोन ये भी कहाँ पर आता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग में। अब इन्वेस्टमेंट चाहे आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मान सकते हो, चाहे आप करंट इन्वेस्टमेंट मान सकते हो, तो ये मैं मान रहा हूँ करंट इन्वेस्टमेंट। अब आपको आइटम पता चल गए तो आप क्या करोगे? बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे, फिर 1 बाय 1 आप नोट्स टू अकाउंट बनाते हुए जाओगे और उसके हिसाब से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए आंसर, एंड ये रहा एसेट का पार्ट एंड नाउ इट इज नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, अच्छा ये जो कॉल्सिन एरियर है ना, ये 25,000 दे रखा है लेकिन बता नहीं रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो आई होप कुछ मिसप्रिंट नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है आपका कॉल्सिन एरियर, ये है आपका 2.5 पर शेयर, तो इसके हिसाब से 25,000 को आप 2.5 से डिवाइड करोगे तो 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 आपके वो शेयर है जिस पर बट नॉट फुली पेड अप में आएंगे। ठीक है, एंड ये देख लो, और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर भी आपसे बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है, तो ये आपको आइटम दे रखे हैं। अब आपको ये आइटम बस मार्क करने हैं कि कहाँ कहाँ पर आते हैं, उसके हिसाब से आपको बैलेंस शीट बनानी है और फिर आपको उसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं। पर ध्यान रखना, जब भी प्रपोज डिविडेंड आपको दिया जा रहा है लास्ट में, तो इट इज़ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ये बैलेंस शीट में नहीं आता, ये नोट्स टू अकाउंट में आपको लिखना है अलग से। ठीक है, तो ये देखो इसका आंसर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी आपको बैलेंस शीट बनानी है इन द सेम मैनर जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है। आपको आइटम मार्क करने हैं और आपको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स करने हैं।
एंड दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको बैलेंस शीट ही बनानी है, तो ये प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए आपको मैं दे रहा हूँ। ईजी क्वेश्चन से आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर के हम वीडियो को समाप्त करते हैं। एंड आई होप आपको ये चैप्टर कैसे सोल्व करना है एग्ज़ाम में, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक ओपन नहीं करनी है, यही जो क्वेश्चन मैंने क्लास में यहाँ पर कराए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस कर लेना है और यहाँ पर आपके इस चैप्टर की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी आप ISC वाले स्टूडेंट हो, आपको मेहनत करते रहना है और ये जल्दी से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।